नमस्कार किसान भाइयों, स्वास्तिक फार्मिंग में आपका स्वागत है। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा और आज तारीख 18 है, 18 दिसंबर। आजकल हम लोग जो ट्रेडिशनल खेतियां कर रहे हैं, जिसमें गेहूं है, धान है, गन्ना है। बात करें गन्ना की, प्रोडक्शन तो अच्छा होता है, लेकिन उसका जो रेट है वो डिपेंड रहता है गवर्नमेंट पे। और आजकल गन्ना है ना, बहुत ज़्यादा मात्रा में तैयार हो रहा है और जिसके कारण काफ़ी सारी परेशानियां किसानों के पास हो रही हैं। जैसे कि गन्ना हार्वेस्ट करके जब लेके जाते हैं वो चीनी मिल पे, तो काफ़ी टाइम लगता है तोलने में। बहुत सारी प्रॉब्लम से पैसा भी टाइम पे नहीं मिलता है। फिर उसमें वाद विवाद गवर्नमेंट के साथ में, किसानों के साथ होता है। दूसरी बात गेहूं की। गेहूं का रेट वही 1850 रुपये कुंटल या 2000 रुपये मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और हम पूरा कैलकुलेटिंग करें पलेवट से लेकर के, जब हम गेहूं की बिजाई करते हैं नवंबर में, तो पहले पलेवा करने से लेकर के गेहूं को बाजार तक ले जाने में काफ़ी खर्चा आता है। जिसके कारण जब हम मोटा मोटी उसमें से प्रॉफिट निकालते हैं, तो किसान की जो फैमिली की जो लेबर होती है, जो लोग काम करते हैं, उनकी भी तनख्वाह नहीं निकल के आती है। जिसके कारण एक दुखद विषय बना हुआ है। वही हिसाब धान में है। धान में क्या है कि आप 1 एकड़ पे 50,000 60,000 रुपये लेके बैठ जाओ, तो मोस्टली 10% 20% का आपको उसमें प्लस होके मिलेगा। बाकी क्या है कि बस खेतों में लगे रहते हैं। अब वो इनसे बात करो कि आप धान की गेहूँ लगा रहे, तो बोलते क्या करें, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो बहरहाल परेशानी काफ़ी हैं समस्याएं। और ऐसी कोई समस्या नहीं है जिस समस्या का समाधान ना हो। सिर्फ एक बात इम्पॉसिबल है कि मरे व्यक्ति को चिंता नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारी दुनिया में ना ऐसी कोई समस्या नहीं है हमारे संसार में जिसका कोई निवारण ना हो। तो वही किसानों के लिए एक निवारण है। मैं आपका ध्यान पपीते की तरफ लेके जाऊंगा। पपीते की खेती जो सबसे ज़्यादा होती है वो महाराष्ट्र में होती है। महाराष्ट्र के बाद जो सेकंड नंबर पे आता है वो छत्तीसगढ़ आता है। तीसरे नंबर पे कर्नाटक आता है। चौथे नंबर पे मध्य प्रदेश आता है। मध्य प्रदेश का वो एरिया जो महाराष्ट्र से टच में है। और पपीता होता है आपका बनासकांठा, जो गुजरात है। गुजरात में भी ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन वहाँ के जो किसान है ना, उनको काफ़ी नॉलेज है। उनको ये पता है कि पपीता कब प्लांटेशन करनी है, कब कौन सा खाद देना है। और वो कभी पपीते की खेती फ्लड पे नहीं करते हैं, वो लोग ड्रिप इरीगेशन पे करते हैं। और ड्रिप इरीगेशन करने से प्रॉफिट ये रहता है कि जो हम फर्टिलाइज़र देते हैं, जो फर्टिगेशन करते हैं प्लांट के लिए, जो उसे भोजन देते हैं, वो एक प्रॉपर मात्रा में पौधे को चला जाता है। यानी कि पहले पौधे को वही माल जाएगा, दूसरे और आखिरी जो पौधा होगा उसको भी वही माल जाएगा। तो हम बात करते हैं उत्तर भारत में, क्योंकि उत्तर भारत में पपीते के नाम पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट है। तो किसान भाई, हमने भी लगभग 2013 में अपना काम चालू किया। तो उस समय हम ट्रेडिंग करते थे और ट्रेडिंग करने के बाद हमको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। कभी किसी किसान की पौध खराब निकल जाती थी, कभी कुछ होता था। तो अभी गलतियाँ सबसे होती है, हमसे भी गलतियाँ हुई हैं, हम मानते हैं हमसे भी गलतियाँ हुई हैं। लेकिन अगर हम गलतियाँ करते रहें तो वो एक गुनाह है, और गलतियों में सुधार कर लेते हैं वो एक पुण्य बन जाता है। तो हमने जब स्टार्ट किया था वो छोटे से एरिया में किया था, और आज करते करते काफ़ी किसानों को सेवा दे रहे हैं। जैसे कि महाराष्ट्र है, गुजरात है, वहाँ के किसान बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिलाते हैं। जो नॉर्थ भारत के हैं, जो कंपनियाँ पहले हमारे यहाँ से लेके जाती थी, तो उससे क्या है ना, उसका काफ़ी किसानों का लॉस हुआ, क्योंकि उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला। बोलते तो हैं कि टेक्निकल सपोर्ट देंगे, बट वो देते नहीं हैं। हम बात करेंगे उत्तर भारत की, जिसमें हमारे यहाँ के किसान, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया। ये जितने भी हमारे जो एरिया है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, हमारे जो किसान है ना, ये हमारे ईस्ट यूपी के भी हैं, वेस्ट यूपी के भी हैं। ये किसान हमारे बहुत भोले भाले हैं, बहुत सीधे हैं, बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं। मैंने बोला ना कि जैसे अभी 50,000 लेके बैठे हैं उसमें धान की खेती में, तो बेचारे 70,000 कमाएंगे, और वही पैसा अपना घर भी चलाना है, बच्चों की पढ़ाई भी करनी है। तो ये सब कुछ उसी खेती पर डिपेंड रहता है। आजकल खेत भी ज़्यादा नहीं है,
तो किसान भाइयों, मैं अब आपको थोड़ा पपीते के बारे में हम चर्चा कर लें, क्योंकि अभी इस समय मौसम चल रहा है पपीता की बुकिंग का। तो बहुत सारे वीडियो सर्कुलेट होने लगे हैं मार्केट में, यूट्यूब के माध्यम से या जो भी सोशल प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आजकल मार्केटिंग का ट्रेंड बदल चुका है। तो यहाँ सिर्फ बात करेंगे पपीते के खेती के बारे में, और किसानों को थोड़ा सा उसमें ना आपको सावधान करना है, क्योंकि आजकल वीडियोस बनना चालू हो गया है, क्योंकि वो लोग मोटा कमाई दिखाते हैं। देखिए, मैंने अभी आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि जो पपीता की खेती है ना, वो काफ़ी स्टेटों में होती है। तो वहाँ पपीते के जो फल का रेट है वो पैदावार के हिसाब से डिपेंड करता है। यानी कि जब पपीते का जो रेट है 3 रुपये से लेकर के 18 रुपये खेत का रहता है। जैसे जैसे मतलब फ्रूट का हार्वेस्टिंग ज़्यादा होगा तो रेट हमारा स्लो होता चला जाएगा। स्टार्टिंग में जब माल निकलता है बहुत अच्छा रेट रहता है, लेकिन हमारे उत्तर भारत में कभी भी 15 रुपये से नीचे रेट नहीं जाता है। 15 रुपये से रेट का मतलब ये है कि जैसे जुलाई अगस्त में कच्चे फ्रूट का बहुत ज़्यादा वैल्यू रहता है, क्योंकि उस कच्चे फ्रूट से चेरी बनाते हैं लोग, कुछ लोग पपेंड भी निकालते हैं, कुछ जो टूटी फूटी जो होती है जो ड्रिंक में यूज़ करते हैं लोग, कोल्ड ड्रिंक वगैरह में, तो वो सब बनाते हैं, क्योंकि उसमें कच्चे में वैल्यू आती है, उसका पल्प टाइट रहता है, क्रंची रहता है। लेकिन अगस्त के बाद में अगर हम बेचेंगे कच्चे में तो वो सब्जी वगैरह में यूज होगा, उसका कोई यूज नहीं है। बाकी उसे पका करके बेचना चाहिए, लेकिन पकाने का भी एक विशेष टेक्निक है, वो भी हम चर्चा करेंगे आपसे। बात करते हैं अब हम कि किसानों, इस समय जो मेरे किसान भाइयों, जो इस समय चल रहा है पपीता बुकिंग का समय चल रहा है। कोई भी नर्सरी वाला इतना पैसे वाला नहीं है कि वो खुद से इतना सारा माल तैयार कर ले और आपको जब चाहे माल दे दे, पॉसिबल नहीं है। और हमें जो वैरायटी लगानी है, वो पहले वैरायटी के बारे में बात कर लें। वैरायटी हमें वो लगानी है जो खाने में टेस्टी हो, और जो ठेली वाला, अगर मान के चलिए आज हम मंडी से फल लेके आए और बरसात हो गई, तो ठेली वाले का बेचारे का जो दुकानदारी पिट जाती है। तो उसमें ये ख्याल रखा जाता है कि जो भी हम फल लगाएं उसकी कीपिंग क्वालिटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसी के सापेक्ष में जो वैरायटी है हमारे भारत में, 95% जो कब्जा है हमारे भारत पर रेड लेडी 786 F1 का है। तो रेड लेडी 786 की आड़ में लोग रेड लेडी 786 का तो पैसा लेते हैं, लेकिन माल देते दूसरा। ठीक है, क्योंकि रेड लेडी 786 की जो खासियत है वो अनक्रेडिबल है। जितना बोले ना रेड लेडी 786 के बारे में कम है। जैसे रेड लेडी 786 की जो वैरायटी है, F1 की जो वैरायटी है, उसमें नर प्लांट नहीं निकलते। रेड लेडी 786 की वैरायटी में 95% जो फ्रूट होता है वो जो प्लांट होते हैं वो फीमेल होते हैं, और 5% जो प्लांट होते हैं वो द्वैलिंगी होते हैं। द्वैलिंगी, उभयलिंगी, गाइनोडायलिसिस। और वो प्लांट हर्मोफेरोडाइट होता है। अब हर्मोफेरोडाइट क्या होता है? हर्मोफेरोडाइट प्लांट की जो खेत में जब हम लगाते हैं उसको, तो जो 95% जो प्लांट होते हैं रेड लेडी 786 F1 के, तो बोनी किस्म के होते हैं। बोनी किस्म के वो अलग दिखेंगे, और उनका जो फ्रूट साइज होगा वो गोल होगा। फ्रूट साइज गोल होगा। और जो हर्मोफेरोडाइट जो द्वैलिंगी प्लांट होगा, जिसमें नर और मादा फूल दोनों आएंगे, तो उसमें क्या है कि जो फ्रूट साइज होगा कैप्सूल साइज होगा। कैप्सूल साइज, किसान भाई थोड़ा इमेज कीजिए, कैप्सूल जो हम लोग खाते हैं ना, इसी तरीके का लॉन्ग प्लांट फ्रूट होगा, उसका भारी वजन भी होगा। रेड लेडी 786 का जो फ्रूट का साइज रहता है 500 ग्राम से लेकर के 2.5 किलो तक रहता है। बात करें हम उत्पादन की, तो रेड लेडी 786 वैरायटी, तो आप ऐसे मान के चलिए जैसे हम भैंस पालते हैं, गाय पालते हैं, और किसी व्यक्ति के यहाँ हम जाएं कि भाई हमको गाय चाहिए या भैंस चाहिए, तो वो बोलता है कि साहब 12 लीटर दूध है भैंस के नीचे, हमारे यहाँ कितना देगी? जितना उसको खिलाओगे ना उतना देगी। वही रेड लेडी 786 में है। तो रेड लेडी 786 में जितना अच्छा फर्टिलाइजर दोगे, जितना पानी प्रॉपर मात्रा में दो, मतलब एक समुचित पानी दोगे जितनी रिक्वायरमेंट है उसको, और खरपतवार मैनेजमेंट आपने अगर कंट्रोल कर लिया, तो पपीते की खेती बम्पर होने वाली है। नहीं तो आप करके देख लीजिए।
पपीते की खेती में पौध बुकिंग से लेकर के खेत की तैयारी, खेत में क्या खाद देना है, कैसे पानी देना है, ये बहुत वैरी करता है। यानी कि अनुभव या अनुभवी व्यक्ति के माध्यम से अगर आप खेती करते हो तो पपीते में आप पास हो गए। यदि आप किसी ट्रेडर के चक्कर में पड़ गए और आपसे बोलता है कि साहब हम आपको ये सेवा देंगे, ये देंगे, कोई नहीं देता है, सब झूठ बोलते हैं। तो अब हम आप बात आगे बढ़ाते हैं। मौसम चल रहा है बुकिंग का, और प्लांटेशन जो होनी है 1 जनवरी से लेकर के 30 अप्रैल तक होनी है। अगर हम प्लांटेशन 1 मार्च से लेकर के अगर हम मार्च के एंड तक जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईजिली आप खेत की तैयारी करो। लेकिन अगर 1 अप्रैल के बाद में, यदि हम 1 अप्रैल के बाद में हम खेती करते हैं, पूरे अप्रैल में थोड़ा सा सॉरी, हमें तकनीक चेंज करनी पड़ेगी। तकनीक कैसे? जब हम प्लांटेशन करेंगे तो उसमें थोड़ा मॉइस्चर करना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो उसमें पौधा ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। एक तो हम बात कर रहे थे, इस समय बुकिंग का मौसम चल रहा है। अब बुकिंग करने का तरीका क्या होता है? जब हमें कोई बाइक खरीदनी होती है या कोई 4 व्हीलर खरीदना होता है तो हम लोग कहाँ जाते हैं? कंपनी के शोरूम जाते हैं। लेकिन कंपनी तो नहीं जाते, कंपनी ने अपने अपने हर ज़िले में डीलर बना रखे हैं। यानी कि यदि हीरो की 2 व्हीलर बाइक चाहिए तो आप हीरो वाले के पास जाएंगे, होंडा वाले के पास जाएंगे, क्योंकि उन लोगों की जवाबदेही होती है कि हमारा माल असली है। वही बात जो रेड लेडी 786 है, नॉनियो सीड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पुणे का प्रीमियम प्रोडक्ट है, और ये कभी ऑनलाइन नहीं बिकता है। डीलरों को तो बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो ऑनलाइन कैसे मिल जाएगा? और ऑनलाइन ना लें, क्योंकि किसान सोचते हैं कि हमको प्रॉफिट हो जाएगा। तो जो किसान मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उन्होंने कभी सीड से अपने यहाँ पे अगर पौध तैयार, कुछ किसान कर लेते हैं, ऐसा नहीं मैं कह रहा सारे किसान नहीं कर पाते, कुछ किसान बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, वो किसान पौध को कर लेते हैं, लेकिन सारे लोग नहीं कर पाते हैं, उससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। यानी एक एकड़ खेत में आप 3 पैकेट लेके आए और एक पैकेट से आपने 400 प्लांट आपने रेडी कर लिए। ये मत सोचिए कि उसमें 700 सीड निकलेंगे तो 700 के 700 आप जर्मिनेट कर लेंगे। उसमें 98% ऑफ फिजिकल प्योरिटी थी, 2% उसमें ख़राब भी निकलते हैं सीड्स। तो आप जब करते हैं तो कोई भी गलन आएगी, कभी कुछ होगा। तो अब मान के चलिए आपने एक पैकेट से 100 ही सीड निकाल के लाए, तो प्लांट्स आपका बहुत कॉस्टली होता जाएगा, प्लांट्स मरते जाएंगे और प्लांट कॉस्ट होता जाएगा। नर्सरी में क्या है, अभी आप इधर देख रहे हैं, ये हमारा एक फार्म है, यहाँ पर हमारा पपीता तैयार होता है। तो हमारे यहाँ सारी व्यवस्था है, हमारे यहाँ पर एम्प्लॉय भी हैं, वो लोग बहुत विशेष ख्याल रखते हैं, तो पौधे को मरने नहीं देते हैं, जिसके कारण हम किसानों को वो पौध हम आपको दे देते हैं। तो मैं अभी वही कर रहा था, जब भी आपको सीड की ज़रूरत हो, जो किसान पौध बना लें वो अपने ज़िले की, यानी कि नॉनियो सीड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की साइट पर जा कर के वहाँ पता कर लें, जिस ज़िले में आप रह रहे हैं। सपोज दैट आप मेरठ में रह रहे हैं, आप कंपनी बात करिए साहब मेरठ में कौन आपका डीलर है, तो वहाँ से जाकर आप सीड बुक करा लें और सीड से आप पौध बना लें। यदि आपको आप लगता है आप बना सकते हैं तो ऐसा करें, अगर नहीं बना सकते तो आपको क्या है कि जो आपके नियर अबाउट हो उस नर्सरी में जाएं। यदि आपसे बरवली बोलते हैं वो कि नहीं जी हम आपको रेड लेडी 786 की पौध दे देंगे, विश्वास मत करिए। उनसे बोलिए कि आप पौध लेके कहाँ से आएंगे, बोले डीलर से लेके आएंगे। तो डीलर से लाएंगे तो डीलर का बिल दिखा दो, और एक बार डीलर से भी बात कर लो, क्या साहब आपने उनको सीड दिया है, नहीं दिया है। दूसरी बात तो ये आपको, दूसरा जो कंपनियां फंड रेजिंग कर रही हैं, जो मोटा मुनाफा कमा रही हैं, वो 5 रुपये 6 रुपये का या 10 रुपये या 11 रुपये का प्लांट लेकर के आपको 25 रुपये 30 रुपये का बेच रही हैं, उनसे बच के रहना। किसी के पास रेड लेडी नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ नॉनियो सीड्स का ये रेड लेडी 786 जो अर्बन वैरायटी है, प्रीमियम प्रोडक्ट है। तो बुकिंग में थोड़ा विशेष ध्यान रखना। दूसरा, जिन खेतों में आलू की खेती है
जिन खेतों में आलू की खेती है, फिर सुन लो, आलू की खेती है, और जिन किसानों ने सरसों की खेती लगा रखी है, वो आलू को हार्वेस्ट करने के बाद पपीते की खेती अवश्य करें। और जो सरसों की खेती जिन्होंने कर रखी है, वो सरसों वाले भी पपीते की खेती करें। जो आपका 1 एकड़ खेत से सरसों की जो लागत आ रही है, यानी कि 1 एकड़ खेत में पपीता जो लगता है लगभग 8x6, यानी कि पौधे से पौधे की दूरी 6 फीट से कभी कम मत करना। लाइन से लाइन की दूरी आपको 8 फीट या 10 फीट रख लो। आप 10 फीट अगर आप करते हो तो जो आपका वीड मैनेजमेंट है वो कंट्रोल हो जाएगा। यदि आपने पपीता 7x5 पे या 6x6 पे आपने करते हो तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। परेशानी का सामना इन द सेंस ये है कि सपोज करिए आपने 6x6 पे प्लांट लगा दिया। मोस्टली गलतियाँ यही हो रही हैं कि 6x6 पे आपने प्लांट लगाया और प्लांट लगाने के बाद क्या है कि बरसात हो गई। क्योंकि हमारे उत्तर भारत में जो हम लोग जो गोबर डालते हैं ना, गोबर की खाद, तो जो हमारे जानवर खाते हैं, जो चारा खाते हैं, उसमें बीज जाता है, बीज, और बीज वो डाइजेस्ट नहीं होता है, वो गोबर के माध्यम से वो ज़मीनों में जाता है, खाद के माध्यम से। तो उससे क्या है ना, वो खरपतवार हमारा चेन बाई चेन चलता रहता है, वो ख़त्म नहीं होता है। तो जैसे ही हम कहीं हमने फ्लड में पानी दिया, क्योंकि फ्लड की व्यवस्था है हमारे यहाँ थोड़ा सा भी, एग्रीकल्चर में हम लोग गन्ने में बहुत आगे हैं, आलू खेती में बहुत आगे हैं, सरसों में आगे हैं, हर चीज़ में आगे हैं। थोड़ा सा अभी हमारे यहाँ अवेयरनेस की कमी है, तो धीरे धीरे हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग मेहनत करेंगे तो किसानों को समझाएंगे, या तो किसान हमारे पास आएंगे या हम किसानों के पास जाएंगे, समझना तो पड़ेगा। तो जो पपीते से पपीते की दूरी है वो 6 फीट, और लाइन से लाइन की दूरी 8 या 10। उस हिसाब से जो प्लांट 1 एकड़ में लगता है, 800 से लेकर के 1000 प्लांट लगता है। बस ये मत सोचो कि अगर हम 1200 प्लांट लगाएंगे या 1300 प्लांट लगाएंगे तो 1300 प्लांट लगाने से हमारी बम्पर खेती होगी, नहीं होगी। मेरे जो वीडियो देख रहे हैं वो किसान जिन्होंने पपीते में पैसे गंवाया है, वो बार बार इसे रिवाइज करके देखें मैं क्या बोल रहा हूँ। उन्होंने ये गलती की है कि खरपतवार बहुत ज़्यादा हो गया, और खरपतवार जब होता है तो खरपतवार की जो जड़ें होती हैं ना, जड़ें, आप क्या करोगे, हमने 6x6 पर लगा दिया और फिर हमने फ्लड में पानी दिया, हमारा खरपतवार खड़ा हो गया। खरपतवार जब खड़ा होगा तो उसकी जड़ें हैं ना फैलेंगी वो, और जितनी जड़ें फैलेंगी वो उतना पानी इकट्ठा करेंगी, और पानी इकट्ठा करेंगे, हमने पानी दिया तो पानी अनइवन मात्रा में पहुँचा, जिसके कारण रूट रॉट और कॉलर रॉट, और जब हमारी खरपतवार खड़ा होगा, कभी कभी खेतों में देखते हैं कि घोंटू घोंटू अपना 2-2, 3-3 फुट अपना खरपतवार खड़ा हो जाता है, जिसके कारण मच्छर पलता है, और मच्छर पलने के बाद वो पत्ते के नीचे बैठता है, और पत्ते के नीचे जो क्लोरोफिल होता है उसको, वो रस को चूसते हैं, एफिड्स है, माइट्स है, ये सारी चीज़ें उसमें, माहू चिपका सब कुछ आ जाता है उसमें, जिसके कारण उसमें लीफ कर्ल, रिंग स्पॉट, येलो वेन मोजेक, सारी बीमारियाँ उस पर अटैक कर देंगे और पौधे को ख़राब कर देंगी। मैं फिर कह रहा हूँ, वीड मैनेजमेंट, खरपतवार कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। खरपतवार को मारने के लिए कभी दवाई ना मारें। आपने कब तक करना है कि जब फ्लावरिंग से फ्रूटिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद आप बिल्कुल सफाई करना बंद कर दें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरा, पपीते को कभी भी ना समतल खेत में ना लगाएं। आपको 1.5 फीट चौड़ा बेड और 1.5 फीट ऊंचा बेड, तो ये अलग किसी वीडियो में चर्चा करेंगे इसके बारे में कि कैसे कैसे लगाना है। तो बात हम बुकिंग कर रहे थे, तो किसान भाई थोड़ा डीलर के पास जाएं और डीलर से सीड लें या पौध लेनी है। अगर डीलर हो नर्सरी वाला तो लें। वैसे हम लोग डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के डीलर हैं। अगर किसान भाई अगर हमारे यहाँ आकर के अगर हमसे पौध बुक कराना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों, अभी हम एक बाइट और डालेंगे, देन हम आपसे बात करते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।